नमस्ते दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली, बीए तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत साहित्य शास्त्र के इस 11वें प्रश्न पत्र में हम काव्य के तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में हमने काव्य तत्व की चर्चा करते हुए हम काव्य के जो मुख्य तत्व हैं, जिसके अंतर्गत भाव तत्व, बुद्धि तत्व की चर्चा की थी। साहित्य का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है कल्पना तत्व। साहित्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना के द्वारा ही संभव है। इसी कल्पना के कारण कवि औरों के सुख दुख और दूसरों की अनुभूति का चित्रण इस प्रकार कर देता है कि वह हमारा सुख दुख बन जाता है। वह परोक्ष की घटना को प्रत्यक्ष रूप में, अतीत की घटनाओं का वर्तमान में और सूक्ष्म भावों को स्थूल रूप में प्रस्तुत कर देता है। इसका श्रेय उसकी कल्पना शक्ति को ही है। काव्य में सौंदर्य और चमत्कार की सृष्टि भी कल्पना शक्ति के द्वारा ही संभव है। तो इस प्रकार साहित्य के अंतर्गत जितना महत्व भाव तत्व का है, विचार या बुद्धि तत्व का है, उतना ही महत्व कल्पना तत्व का भी है। साहित्य में ये जो भावनाओं का चित्रण होता है, अर्थात वह कल्पना के द्वारा ही संभव है। भावनाओं का और कल्पनाओं का संबंध है, और इसी कल्पना के कारण कवि क्या करता है, दूसरों के सुख दुख, दूसरों की अनुभूति जिसका वह चित्रण करता है और उसको एक आकार देता है, और वह साहित्य के माध्यम से उसको उसी प्रकार रख देता है कि आगे चलकर कवि का ये जो सुख दुख या दूसरों की जो अनुभूति है वह पाठक को अपनी लगती है, अपना सुख दुख लगता है। तो इस प्रकार जो भी परोक्ष है, उस परोक्ष घटना को प्रत्यक्ष घटना के रूप में, जो अतीत की घटना है उसको वर्तमान में, जो सूक्ष्म भाव है उसको स्थूल रूप में प्रस्तुत करने का काम यही कल्पना शक्ति करती है, और इसका जो श्रेय है इस कल्पना शक्ति को ही जाता है। काव्य में जो सौंदर्य और चमत्कार है उसकी सृष्टि करने का काम भी कल्पना शक्ति ही करती है, या कल्पना के द्वारा ही संभव है। वस्तुतः प्रत्येक युग और प्रत्येक भाषा का साहित्य कल्पना शक्ति का अपूर्व क्षमता, उसके द्वारा निर्मित वैभव और अलौकिक चमत्कार की कहानियों से भरा पड़ा है। साहित्यकार की क्षमता असत्य को सत्य में, स्थूल को सूक्ष्म में, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करने की विशेष शक्ति से संपन्न होती है। लेखक की कल्पना विषय की समुचित अवधारणा, तदनुरूप कथानक एवं घटनाएं गढ़ती है, पात्रों का चरित्र गढ़ती है, उसका नामकरण करती है, संवादों के लिए भाषा का जो चुनाव है वह करती है, और उसके अनुरूप वह वातावरण बनाती है। तो इस दृष्टि से साहित्य के अंतर्गत कलाकार उसकी सहायता के बाह्य जगत को अधिकारपूर्ण एवं सुंदर बनाकर प्रस्तुत करने का काम कल्पना करती है। साहित्यकार केंद्रीय तत्व भाव तत्व है, और इस भाव तत्व को प्रभावी रूप में प्रदान करने का काम कल्पना तत्व करता है, या भाव तत्व को प्रभावी रूप देने का काम कल्पना तत्व करती है। परंतु कभी कभी कल्पना भाव से भी अधिक शक्ति को सशक्त बनाकर स्वतंत्र रूप में प्रदर्शन करने लगती है।
तो इस प्रकार भाव शक्ति को प्रभावी बनाने का काम कल्पना तत्व का है, परंतु ये कल्पना तत्व कभी कभी भाव तत्व से भी अधिक शक्ति में वह प्रदर्शन करने लगती है या अधिक सशक्त बनकर एक स्वतंत्र रूप में प्रदर्शन करने लगती है। तब साहित्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसी को सीधी सादी भाषा में अगर कहना है तो साहित्य के अंतर्गत कल्पना का जो स्थान है भाव और विचार तत्व से कम होना चाहिए, परंतु कभी कभी अगर भाव तत्व की अपेक्षा कल्पना का जो शक्तिशाली रूप प्रदर्शित होने लगता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण होने लगता है, तब ये जो साहित्य है उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो उसको हम अधिक कल्पना का प्रयोग करना साहित्य के लिए खतरा है। साहित्य का सौंदर्य जिससे नष्ट हो सकता है। भावशून्य कल्पना से साहित्य कोरा चमत्कार बनकर रह जाता है। तो इस प्रकार भावशून्य कल्पना का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कल्पना और भावनाओं का मिश्रित रूप होना चाहिए। कल्पना है परंतु उसमें कोई भाव नहीं है, या भावशून्य कल्पना साहित्य का जो चमत्कार है वह बन जाता है। साहित्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है और वह साहित्य चमत्कारिक बन जाता है। और इसका उदाहरण हम बिहारी के वियोग श्रृंगार के जो दोहे हैं वह उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। वास्तव में कल्पना का प्रयोग भावना के सार्थक चित्रण में होना चाहिए, अन्यथा उसका अपना कोई स्वतंत्र महत्व नहीं है। तो इस प्रकार कल्पना का जो प्रयोग है भावना के सार्थक चित्रण में होना चाहिए। अगर स्वतंत्र रूप में कल्पना का चित्रण होने लगा तो उसका कोई अपना स्वतंत्र महत्व नहीं रह सकता है, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व हो नहीं सकता है। कल्पना भावनाओं के साथ होनी चाहिए। भावनाओं को विकसित करने के लिए, भावनाओं को प्रभावी रूप में प्रदान करने के लिए कल्पना की आवश्यकता होती है, और कल्पना का जो काम है वह भावनाओं को प्रभावी रूप में प्रदर्शित करने का है। काव्य का जो चौथा तत्व है वह शैली तत्व है। काव्य के जो दो पक्ष है, एक अनुभूति पक्ष, दूसरा अभिव्यक्ति पक्ष है। तो पहले अनुभूति पक्ष के अंतर्गत हमने भाव तत्व, विचार या बुद्धि तत्व और तीसरा कल्पना तत्व को हमने देखा है। अब हम अभिव्यक्ति का जो पक्ष जिसको हमने कला पक्ष कहा है, उस कला पक्ष के अंतर्गत ये चौथा महत्वपूर्ण तत्व शैली तत्व है। काव्य का ये बाह्य रूप है। इसके पूर्व के जो तीन तत्व है वह आंतरिक तत्व है और ये बाह्य तत्व है। काव्य के कला पक्ष से संबंधित इस तत्व को शब्द तत्व भी कहा जाता है। अर्थात यहाँ शैली तत्व का जो संबंध है शब्दों के साथ है, इसीलिए इस तत्व को शब्द तत्व भी कहा जाता है। रचनाकार जिस भाषा, जिस रूप, जिस पद्धति से अपनी अनुभूति को अभिव्यंजित करता है उसे शैली कहा जाता है। यानी कि शैली किस प्रकार की है? जो अनुभूति है, अनुभूति को अभिव्यक्ति देने का जो प्रकार है, देने का जो रूप है, जिसके अंतर्गत भाषा किस प्रकार की है, उसका रूप किस प्रकार का, उसकी पद्धति किस प्रकार की है, ये जो बातें हैं वह अभिव्यक्ति से संबंधित है। उसको ही अनुभूति को अभिव्यंजित करना कहते हैं। और इस प्रकार की जो शैली है उसे शैली तत्व के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अंतर्गत भाषा, शब्द का चयन, अलंकारों का प्रयोग,
शब्दों का उपयोग, साहित्य का स्वरूप आदि का समावेश होता है। ये जो शैली तत्व है, शैली तत्व किस प्रकार का कार्य करती है? शब्दों के चयन का निर्माण करती है, अलंकारों का प्रयोग करती है। अलंकार कौन सी चाहिए, शब्दों का उपयोग कैसा करना चाहिए, भाषा कौन सी होनी चाहिए, साहित्य का स्वरूप किस प्रकार होना चाहिए, इसका जो नियोजन है वह शैली तत्व करता है। और इस तत्व को अधिकांश भारतीय विद्वान उसको शरीर तत्व के रूप में परिभाषित करते हैं। इस तत्व का आधार क्या है? भाषा है, अर्थात शब्द है। इसीलिए तो कुछ विद्वानों ने इसे शब्द तत्व भी कहा है। जो पंच तत्वों को हमने देखा है उसके अंतर्गत हमने शब्द और अर्थ को देखा है। तो ये जो शब्द तत्व है वह शैली तत्व के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार इन पंच तत्वों को, इन 4 तत्वों के माध्यम से विद्वानों ने व्यक्त किया है। तो इस प्रकार ये जो चौथा तत्व शैली तत्व है वह अभिव्यक्ति देने का या अनुभूति को अभिव्यंजित करने का काम करती है। वह शब्द चयन के माध्यम से, अलंकारों के प्रयोग के माध्यम से, छंदों के प्रयोग के माध्यम से, शब्दों के उपयोग के माध्यम से, भाषा के चयन के माध्यम से व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का काम शैली तत्व का है। अतः इसे भाषिक संरचना भी कहा गया है। भाषिक संरचना, भाषा की रचना किस प्रकार करनी है, उसकी संरचना किस प्रकार की करनी है, उसके आधार पर इसे भाषिक संरचना भी कहा गया है। भाषिक संरचना करने का काम शैली तत्व का है। शैली काव्य के बाह्य अंग से संबंधित होती है। जिस प्रकार शरीर के अभाव में प्राण का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना संभव नहीं है। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि शरीर के 2 अंग, एक बाह्य और दूसरा आंतरिक है। आंतरिक अंग में आत्मा है, बाह्य अंग में शरीर है। शरीर नहीं है तो आत्मा का अस्तित्व नहीं है। तो इस प्रकार शरीर की तुलना शैली तत्व के साथ की गई है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर है और शरीर में प्राण होता है, प्राण का अस्तित्व होता है, उसी प्रकार भाषा शरीर है और उसके अंतर्गत साहित्य की जो कल्पना, जिसमें भाव विचार है, उसके बाद कल्पना है, ये आंतरिक जो आत्मा से संबंधित है, उसका अस्तित्व शरीर के कारण है। तो इस दृष्टि से जिस प्रकार शरीर के अभाव में प्राण का अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार भाषा के अभाव में साहित्य की कल्पना संभव नहीं है। सर्वोत्कृष्ट साहित्य हम उस साहित्य को कह सकते हैं जिसमें ये दोनों पक्ष हैं, अनुभूति पक्ष है, अभिव्यक्ति पक्ष है, भाव पक्ष भी है, शैली पक्ष भी है। अर्थात ये चारों भी तत्व जिस साहित्य में समाविष्ट है उसको हम उत्कृष्ट साहित्य कह सकते हैं। किंतु जब ये जो कविगण है मात्र शैली पर ही ध्यान केंद्रित करता है और भाव पक्ष का विस्मरण कर बैठता है तो काव्यत्व क्षीण हो जाता है। तो इनमें से अगर किसी भी पक्ष की ओर, किसी भी तत्व की ओर दुर्लक्ष्य हो या किसी पर ध्यान केंद्रित अगर नहीं हुआ तो ये जो साहित्य है वो सर्वोत्कृष्ट नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार ये दोनों जो पक्ष है महत्वपूर्ण है, भाव पक्ष और शैली पक्ष। तो इस प्रकार अपनी भावनाओं को किस प्रकार किन शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना है, ये महत्वपूर्ण जो काम है शैली तत्व का है। तो इस प्रकार यहाँ से साहित्य को उत्कृष्ट बनाने के ये जो दोनों भाव हैं, इन दोनों भी पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष की आवश्यकता है। इन दोनों का समन्वय जिस साहित्य में हो वह उत्कृष्ट साहित्य है। परंतु कभी कभी कविगण या कवि मात्र शैली पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और भाव पक्ष का उनको विस्मरण हो जाता है, तो वह जो काव्य है वह उतना प्रभावी नहीं हो सकता है, वह काव्य क्षीण हो सकता है। तो इस प्रकार काव्य तत्व के अंतर्गत हमने जो 4 तत्व देखे हैं, भाव तत्व, बुद्धि
या विचार तत्व, कल्पना तत्व और चौथा शैली तत्व। तीन चारों तत्वों का सूक्ष्मता से अध्ययन करने के बाद हम ये बात स्पष्ट कह सकते हैं कि साहित्य के तत्व किसी जड़ वस्तु के अंगों के समान अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के साथ इस तरह मिले हुए होते हैं कि इनका अलग अलग करना असंभव नहीं होता। तो इस प्रकार साहित्य से संबंधित ये जो चार तत्व हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से उनको अलग अलग करना संभव नहीं होता है। भाव, विचार, कल्पना, शैली का संगठित रूप ही साहित्य होता है। युगीन परिवेश और विशेष मताग्रह के अनुसार इन तत्वों में से किसी एक तत्व की व्याप्ति बढ़ जाती है। विधा विशेष के अनुरूप किसी विशेष मत की प्रधानता हो जाती है, फिर भी अन्य तत्व कम अधिक मात्रा में प्रत्येक साहित्य में विद्यमान होते ही है। तो इस प्रकार यहाँ ये जो चार तत्व हैं, भाव तत्व, विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व, इन चार तत्वों का संगठित रूप साहित्य होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि किसी विशेष युग में या युगीन जो परिवेश है या कोई विशेष मत के अनुसार ये जो तत्व है, इन तत्वों में से किसी एक तत्व की जब व्याप्ति बढ़ जाती है, किसी विधा विशेष के अनुरूप किसी विशेष मत की प्रधानता बढ़ जाती है, फिर भी अन्य जो तत्व है कम अधिक मात्रा में क्यों न हो, उस साहित्य में उनका अस्तित्व होता ही है। इनमें से किसी एक भी साहित्य का अगर अस्तित्व कम अधिक मात्रा में क्यों न हो, साहित्य में नहीं है, तो साहित्य साहित्य नहीं होता है। तो इन चारों तत्वों की जो आवश्यकता है साहित्य के निर्माण के लिए होती है। इन चार तत्वों के आधार पर ही साहित्य का अस्तित्व होता है, साहित्य का निर्माण होता है। और इस प्रकार जितना हो सके उतना मौलिक भावों का, मौलिक विचारों का व्यक्त करने का काम शैली तत्व करती है। और इस दृष्टि से यहाँ इन चार तत्वों की आवश्यकता साहित्य निर्मिति के लिए होती है। तो इस प्रकार इन चार तत्वों का संगठित रूप साहित्य कहलाता है। तो इस प्रकार साहित्य के तत्वों को लेकर हमने इन दो ताशिकाओं के अंतर्गत विस्तार के साथ इस काव्य के तत्वों को समझने का प्रयास किया है। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।